ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठे यादें कार्यक्रम में। हर बार की तरह किस प्रकार से बाप दादा हमें कदम कदम पर राय देते हैं, मदद करते हैं, इन चीज़ों का अनुभव हमें स्वयं भी अपने जीवन में है। लेकिन फिर भी साकार बाबा के साथ रहे हुए और उनके द्वारा पले हुए आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से हम जान रहे हैं किस प्रकार से बाप दादा ने उन्हें साकार रूप में और अव्यक्त रूप में बेहद मदद का अनुभव कराया। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। भाई साहब, आप हमें हर बार बाप दादा की मदद की मीठी यादें तरोताज़ा करवाते हैं और आपने एक बार ये भी बताया था कि आपको अपनी जॉब में लेने से लेकर छोड़ने तक बाप दादा ने कितनी मदद की। भाई साहब, हमें कई सारे भाई बहन जो जॉब कर रहे हैं इस समय और ज्ञान में चलते हैं, वो अक्सर करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि जॉब में रहते हुए आज के समय पे हम धारणाएं कैसे कर सकते हैं। जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो खान पान की धारणा होती है, तो आपको भी तो ये चैलेंज आया होगा खान पान का। जी, तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कुछ? जी भाई साहब, क्योंकि कई बार कहते हैं वो ज़माना था, ये ज़माना है, तो क्या आपको भी तो चैलेंज आए होंगे, आपने कैसे फेस किया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। जिस व्यक्ति की जो धारणा होती है, मैंने तो ये देखा है कि उसमें उसको हर चीज़ मदद करती है। हम समझते हैं कि शायद मेरी धारणा कुछ न्यारी है तो और चीज़ें तो और तरफ मदद करती हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आप कोई भी पक्की धारणा कर लीजिए तो हर चीज़, चाहे वो प्रकृति हो, समय हो, व्यक्ति हो, वो आपकी मदद करेंगे। और ये भी एक बाबा ने हमें असूल बताया हुआ कि आपका संकल्प दृढ़ हो और आपका पक्का इरादा हो तो आपकी विजय आवश्यक है। एडवांस में बताया हुआ। तो जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, हम सब जानते हैं कि बीकेज में दो ही परहेज होते हैं जी। एक अन्न दोष और एक संग दोष। कि अन्न जो सात्विक अन्न, जो ब्राह्मण का भोजन है, जिसको हम ब्रह्मा भोजन का नाम देते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने हमें सिखाया वही सेवन करना है। और कंपनी जो है, क्योंकि मनुष्य को उसकी कंपनी ही बिगाड़ती या बनाती है। तो हम कहते हैं सत्संग पारे, तो सच्ची कंपनी, सत्य की कंपनी पार ले जाती है और ख़राब संग डुबो देता है। तो मेरी शुरू से ये धारणा थी। और मैं आपको बताऊं कि पहले वक्तों में मेरे शहर से, जहाँ मैं जॉब करता था, माउंट आबू जाने में 24 घंटे लगते थे। अच्छा, अब हमने चाय पीनी है, शुरू से चाय पीने की हमारी आदत थी। तो हम ख़ास तौर पे जब नेपाल में जाते थे टूर पर, तो वहाँ विदेशी चाय के थर्मोस मिलते थे। पहले तो शीशे के होते थे, वो टूट जाते थे। तो स्टेनलेस स्टील के बहुत बढ़िया थर्मोस, शायद वो वहाँ चाइना से आते थे या जापान से, उनमें 18 घंटे तक गर्म पानी रहता था। तो मैं चुन चुन के दुकानों से जाके लाता था। और जब मैं अपने शहर से चलता था तो चाय पीनी है, तो चाय तो पुरानी हो जाती है, तो मैं दूध और पानी को बॉयल करके, थर्मस को अच्छी तरह बॉयल करके ताकि ठंडा ना हो जाए, उसमें भर लेता था और चाय की पत्ती और चीनी अलग रख लेता था। तो दिल्ली तक एक बारी वो मैं यूज़ करता था, दिल्ली के भाई बहनों को कहता था दूसरा ले आओ। तो माउंट आबू में आता था। अब मुझे याद है कि एक बार हम वाया अहमदाबाद आ रहे थे, तो मैंने तो अपना थर्मोस रखा हुआ था, फर्स्ट क्लास का कैबिन था। तो एक युगल था और कोई ऑफिसर होंगे, उन्होंने अहमदाबाद स्टेशन से चाय पी। तो उन्होंने बहुत मुंह बनाया कि देखो कैसी, जैसे दाल उबली हुई होती है। तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको चाय पिलाता हूँ। तो मैंने उसी प्रकार से बना के उनको पिलाई। बोले ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ये हम भी करेंगे। यानी अर्थात हमें तो करना ही था। हम विदेश में भी गए हैं तो अपनी थर्मोस ले जाते थे। अच्छा, तो बाहर का कभी खाना पीना नहीं। लेकिन जॉब में भी आप ऐसा कर पाए? जॉब में तो क्या था
कि जॉब तो हमारी कोठियाँ हमारी फैक्ट्री के पास ही थी, 5 मिनट का रास्ता था और पीरियड्स होते थे। तो हम सुबह नाश्ता करके चाय वगैरह पी के चलते थे, दोपहर को वहाँ चाय पीने की ज़रूरत ही नहीं थी ऑफिस में। लेकिन ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ चाय पीने की ज़रूरत होती है। तो हुआ ये था कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक ऑफिशियल सिस्टम था। तो जब मैं बड़ा ऑफिसर बन गया तो मुझे बोर्ड की मीटिंग में बैठना पड़ता था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वहाँ पर चाय सर्व होती थी, चाय और बिस्कुट वगैरह सर्व होते थे मीटिंग में। तो मैं उसमें जब पहली बार गया तो मैंने मेरे बॉस था एक, उसके साथ गया। तो उन्होंने सबने चाय ऑफ़र की, पिया, तो मैंने ना कर दिया। तो जब मैंने ना किया तो मेरे बॉस ने कहा लीजिए, तो मैंने कहा नहीं मैं पीता नहीं हूँ। सबका अटेंशन गया, तो मैंने देखा सारे ऑफिसर मुझे एक अजीब तरह की नज़र से देख रहे हैं। इस तरह ये शुरू हुआ था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो समझते थे हम जब पी रहे हैं ये नहीं पी रहा है तो हम किस कारण इससे घटिया है, ऐसी उनको फीलिंग आ रही। तो जब मैंने ऐसा देखा तो महीने में 2 बार मीटिंग होती थी, तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे है, ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे ये फीलिंग आई है, तो मैं क्या करूं। तो बाबा ने मुझे अपने हाथ से गोल्डन लेटर लिख के भेजा कि बच्चे तुम जॉब करते हो और वहाँ ऑफिसर्स का बोर्ड होता है, अच्छा नहीं लगता, उनको अजीब लगेगा, इसलिए बाबा तुमको परमिशन देते हैं कि तुम वहाँ चाय पी सकते हो। जैसे बाबा मुरलियों में कभी कभी कहते हैं कि आर्मी वाले जो है डबल रोटी खा सकते हैं, यानी बाबा अलग अलग परिस्थिति में अलग, क्योंकि अनेक प्रकार के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो नेचुरली आर्मी वालों को मेस से खाना पड़ता है, उनको बाबा और तरह का डायरेक्शन देते हैं जी। तो यहाँ भी और तरह का डायरेक्शन बाबा ने दिया। जब बाबा वो पत्र मुझे लिख रहे थे तो रमेश भाई जो बॉम्बे के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो भी बैठे थे जी। तो उन्होंने कहा बाबा मैं भी चाय पी सकता हूँ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं आप नहीं पी सकते। तो उसने रमेश भाई ने कहा कैसे, क्यों? तो बाबा ने कहा देखो वो सर्विस करता है और तुम इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हो, तुम तो मालिक हो, तुम्हारे पास क्लाइंट आते हैं, तो तुमको थोड़ी मजबूर कर सकते हो तुम चाय पियो, इसलिए तुम नहीं पी सकते। तुम अपने ही ऑफिस में बैठे हो, तुम अपनी आप चाय बनवाते उसको भी पिला दो। यानी बाबा ने उस वक़्त ही अलग अलग राय दे दी थी। अच्छा, तो ऐसा हो गया जी भाई साहब। अब जब मेरे पास लेटर भी आ गया तो फिर भी मेरा संस्कार बन गया था। एक तो 4-5 बारी मैं ना कर चुका था, तो मैंने सोचा ठीक है बाबा ने मुझे परमिशन दी है, पर अब इन सबको तो पता लग ही गया कि मैं नहीं पीता, और अब मैं पीना शुरू करूँगा तो और वो असमंजस में पड़ेंगे। यद्यपि बाबा ने मुझे परमिशन दिया मैं नहीं पीऊँगा, तो उस लेटर के बावजूद भी मैंने फिर भी ऑफिस में कभी चाय नहीं पी। जी भाई साहब, और हम अगर अपनी वैल्यूज़ की धारणाओं की रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे भी आज नहीं तो कल उसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं। बल्कि अगर हम अपनी धारणा को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लोग अपने असूल के बहुत पक्के नहीं हैं। जी जी, इस तरह से चल रहा है। तो भाई साहब कभी कभी ये तो नॉर्मल सी में तो ठीक है, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहाँ पे आप ऐसी जगह पे हैं, ना आपके आसपास कोई सेंटर है, ना आपको कोई किचन मिली है जहाँ आप खुद बनाएं, और लंबे समय तक आपको रहना है, आप कुछ पहले से बना के प्रबंध भी नहीं कर सकते। ऐसे मौके भी क्या आए हैं आपके समक्ष में? नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का तो पता होता है, सडनली तो नहीं आ जाता ना प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम का पता होने के कारण से हम पूरी तैयारी से जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो रेलवे ट्रेन बहुत लेट हो गई, तो आपकी वो जो 18 घंटे वाली सिचुएशन है वो आपकी नहीं हुई, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम टॉलरेट भी कर लेते थे कि बाबा हमें मौका दे रहा है सहन शक्ति का। बाबा नॉर्मली किसी के लाइफस्टाइल को बदलते नहीं थे, दैवी पर ज्ञान के अनुसार चलेगा। जैसे मान लो साउथ इंडिया वाले हैं चावल खाते हैं,
तो बाबा उनको ये नहीं कहेगा कि यज्ञ में रोटी बनी है तुम रोटी ही खाओ। नॉर्थ इंडिया वाले रोटी खाते हैं, विदेश वाले डबल रोटी खाते हैं। तो जितने भी प्रकार के बच्चे आते थे उनके अनुसार बाबा चलाते थे। फिर लेकिन बीच बीच में बाबा चेंज भी करवाते थे कि वहाँ जो पार्टीज आती है माउंट आबू में, तो एक बारी एक जोन की ड्यूटी होती है सेवा की। मान लो पंजाब जोन की ड्यूटी है सेवा की, तो वो तो आपको भटूरा वगैरह ही खिलाएंगे। और विदेशियों की होती है तो आपको क्रीम रोल आदि पेस्ट्री खिलाएंगे, वैरायटी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर फिर भी कोई कहे कि मैं दूसरा तरह का भोजन चाहता हूँ, पेशेंट का भोजन चाहता हूँ, सिर्फ वेजिटेबल, वो करता था। भाई साहब, एक बारी हमने सुना था कि आप जिस समय थे उस समय कंपनी में स्ट्राइक आदि इस प्रकार की भी चीज़ें हुई, उस समय पे आपने अपनी धारणाओं को कैसे मेंटेन किया? अब उसमें देखिए कि एक लॉ है बाबा का कि अगर आप कोई भी धारणा रखेंगे, वो धारणा हर परिस्थिति में टेस्ट ज़रूर आएंगे, वो धारणा आपको मदद करेगी उसका पालन करने में, और आपको भी खुशी होगी और अन्य लोगों को भी खुशी होगी। एक ऐसा मौका आया था जी। हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी फर्टिलाइज़र की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, 3000 उसमें एम्प्लॉय काम करते थे। तो फर्स्ट टाइम वहाँ स्ट्राइक हो गई। हमें किसी को पता ही नहीं था, मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं था स्ट्राइक क्या होती है। अचानक वर्कर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दी हमने, और जो हमारे गेट्स होते हैं, 2 गेट्स होते हैं, वहाँ अच्छी मात्रा में वो खड़े हो जाते हैं। और जब कोई जाए, जैसे मैं गया फैक्ट्री में जाने के लिए, तो पहले वो कहेंगे सर आप तो हमारे साथ ही हैं, वर्करों के साथ हैं प्लीज़। और अगर हम फिर भी आगे बढ़ते हैं फिर दूसरी भाषा यूज़ करते थे, देखते हैं ये कैसे जाता है, तो टोन चेंज कर देते थे। तो हमने अटेम्प्ट किया फैक्ट्री में जाने का, लेकिन पहुंच नहीं पाए, हम वापस आ गए थे अपने घर में। तो फिर जो था हमारी मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा कि ये सारा प्लांट ऑटोमेटिक चलता था, सिर्फ मेंटेनेंस देख रेख के लिए लोग होते थे, वैसे ऑटोमेटिक था। और कुछ ऐसे वर्कर भी थे 3000 में से जो जिसको कहते हैं लॉयल वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक नहीं की थी, थोड़ी मात्रा में थे। और ऑर्डर आया ऊपर से गवर्नमेंट से कि ऑटोमेटिक प्लांट है, इसको चलाया जाए, किसी भी तरह से चलाया जाए, जितने भी वर्कर हैं वो हों, और ऑफिसर जो है सारे जिनका ऑफिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव बाहर होता है, उन सबको भी अंदर भेज दिया जाए फैक्ट्री में, और कोई ना कोई डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाए। मान लो टेलीफोन एक्सचेंज संभालना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, प्रोविजंस का होता है, वो सारा ऑफिसर को संभालना है, ऑफिस थोड़ा देख रेख भी कर सकते हैं जी। तो फैसला हो गया। तो हमारी कंपनी में विदेशियों का भी पार्टिसिपेशन था। कुछ ऐसा प्लांट था हैवी वाटर का जो विदेशी एक्सपर्ट्स भी वहाँ आके रहे थे, तो उनके लिए एक हॉस्टल बनाया गया था बहुत टॉप पर, जो हमारे में थोड़ा सा हिल एरिया भी था, अलग से उसका नाम था फॉरेनर्स हॉस्टल, बहुत हाई क्वालिटी का बनाया गया था। और उसके नीचे बड़े बड़े ऑफिसरों के बंगले थे। तो कहा गया कि सारे फॉरेनर्स हॉस्टल में आ जाओ। तो हम सब फॉरेनर्स हॉस्टल में, और तैयार होके आना, आपको फैक्ट्री में जाना होगा। हम फॉरेनर्स हॉस्टल में चले गए, तो वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ कंपनी ने अरेंज की हुई थी विद पुलिस, और हमारा जो जनरल मैनेजर थे उसने कहा कि सारे ऑफिसर वहाँ जाएंगे और जो जो चार्ज हम बताएंगे वो लेंगे। तो स्ट्राइक के दिनों में आपको वहीं रहना है, कंपनी को बंद नहीं होने देना फैक्ट्री को, इसकी प्रेस्टीज का सवाल है, देश की प्रेस्टीज का सवाल है। तो सारे ऑफिसरों को बारी बारी उसमें बस में चढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बस में चढ़ा के भेज दिया तो मैं तो बाहर का खाता नहीं जी। अब वहाँ कंपनी का भोजन खाना पड़ेगा, तो मेरे को तो चलेगा नहीं। तो मैंने अपने मन में पक्का धार लिया कि जब मेरा नंबर आएगा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। एक पक्की धारणा कर ली। अच्छा, तो आखिर मेरा नंबर आया। तो जब मेरा नंबर आया तो हमारे जनरल मैनेजर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई इनको एक व्यक्ति फाइनेंस का बाहर रख लो,
आखिर हमको बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। लॉयल वर्कर्स हैं, हमारे स्कूल्स भी थे, हॉस्पिटल भी, उन सब स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ेगी और एक तो व्यक्ति चाहिए ना। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप बाहर रहिए और आपको एक असिस्टेंट, जो हमारे थे ना वो तो स्ट्राइक पर नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, आप एक अच्छा असिस्टेंट बुला लो और आप यहाँ रहना, थोड़ा पैसे का प्रबंध करना। तो बाबा ने मेरी मदद की और किसी को भी कह सकते थे जी। मैंने तो कभी कैश भी हैंडल नहीं किया था, ऑफिसर था। तो उन्होंने कहा रह दो। तो 18 दिन वो स्ट्राइक चली जी। और 18 दिन अकेला मैं ही था ऑफिसर्स में जो अपने घर से आता था, समय पर आता था और चले जाता था। बाकी सब 18 दिन फैक्ट्री के अंदर ही रहे, दिन रात जी। और उनको नेचुरली भोजन वगैरह हम लोग खरीद करके बाहर से, कई प्रकार के रेडीमेड डब्बे होते हैं इत्यादि, कुछ माताएं ऑफिसर्स की थी, वो इकट्ठे भोजन बना के भेजती भी थी वहाँ। अच्छा। ग्रुप बनाया हुआ था, इस तरह से चला। और उसमें मज़े की बात ये थी कि क्योंकि मैं अपनी कोठियों के रो में रहता था, तो मेरे घर पर शाम को बहुत सी बहनें, उनकी पत्नियां, वो फ़ोन करते थे मुझे स्वेटर चाहिए, मेरी दवाई चाहिए, मेरा वो सारा सामान मेरे पास दे जाते थे कि आप भाई साहब इसको पुलिस के द्वारा फैक्ट्री में भिजवा देना। तो इस तरह का भी काम हुआ। तो आप उस समय उन सब की सेवा के भी निमित्त बन पाए और छोटी सी मदद होती है बाप दादा की, लेकिन उस समय उस सिचुएशन में हमारे निश्चय को पक्का करने के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। और इस मौके की मैं आपको एक और है तो डायरेक्ट नहीं मदद सुनाता हूँ जी। कि हमको तनख्वाह देनी थी। तो तनख्वाह देने के लिए हमारा एक पर्सनल ऑफिस था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, तो वहाँ से पे बिल लाना था। पे बिल का मतलब वो जिसमें सबके नाम लिखे रहते हैं और उनकी क्या क्या सैलरी है होता है। तो पे बिल कम से कम 2-3 किलो का होता है। अच्छा, तो मेरे को उन्होंने कहा आपको पुलिस वाला देते हैं, पुलिस वाला जो होता है ना सफाई, वो देते हैं, आप फैक्ट्री में जाओ, बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वहाँ जाओ और ऐसे टाइम पर जाओ जहाँ वर्कर नहीं होते, सुबह सुबह नहीं होते, और खोल करके पे बिल लेके ले आओ। उसके आधार पर आपको मतलब एवरेज, वैसे तो तनख्वाह में बहुत लंबा चौड़ा होता है, ये काटना है, मोटे रूप से आपको तनख्वाह बांटनी है जी। तो उन्होंने मेरे साथ पुलिस मैन दे दिया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई अगर मुझे कोई रोकता है तो आप गोली चलाओगे? कहता है नहीं जी। कहता है हम तो मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर गोली चला ही नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर तुम मेरे साथ किस लिए हो? लोग उल्टा सोचेंगे कि कहीं जा रहा है, ये सरकारी काम से जा रहा है, आप तो जाइए। तो मैंने उसको छुट्टी कर दी क्योंकि उसको ऑर्डर ही नहीं है, नाम का पुलिस मैन है, लेकिन मैं बीच में जा रहा हूँ, वहाँ कोई मुझे रोकते हैं, कम से कम डरा तो सकता है। वो कहता है कि मेरे को तो ऑर्डर ही नहीं। अब देखिए मैं फैक्ट्री में चला गया, वहाँ पर हर ऑफिस लॉक होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम फराश होता है, वो सारे ऑफिस की चाबियों का गुच्छा रखता है। तो उसने मुझे वो तो था ही नहीं वहाँ, स्ट्राइक था जी। तो वहाँ पर गुच्छा तो था। अब मैंने उस गुच्छे से ख़ास तौर पे पर्सनल ऑफिस खोलना था, उसमें कम से कम 50-60 चाबियाँ थी। अच्छा, अब लग जाओ तो पता नहीं कौन सी लगे। तो मैंने बाबा को याद किया और चौथे अटेम्प्ट पे मेरा खुल गया। ये भी ख़ास बात थी। खैर मैंने पे बिल लिया, आ गया। अब सवाल था बैंक जाने का, पैसा भी लाना है। तो बैंक में भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, बैंक कैश है, रास्ते में कोई तुमसे छीन ले तो पुलिस वाले को ले जाओ। तो मैंने कहा ये तो इसको तो इंस्ट्रक्शन ही कुछ नहीं, मेरा भी बैंक में अपना अकाउंट है, तो मैं चले जाता हूँ, किसी को क्या पता कि मैं अपने अकाउंट से पैसे निकालने आऊँ या सरकारी। मतलब इस प्रकार से मैंने बैंक से पैसे भी निकाल लिए, ऐसा हुआ। अच्छा, फिर और घटना हुई, हमने कभी तनख्वाह बांटी नहीं, वो तो कैश वाले बांटते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, हमने लिस्ट बना ली, एवरेज सैलरी देनी थी, कुछ काटना फाटना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपसे कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, स्ट्राइक का टाइम है, हम उसको आप ध्यान नहीं करना। खैर हमने और मेरे असिस्टेंट ने तनख्वाह बांटी जी। तो सारी तनख्वाह बांटने में लाखों रुपए की तनख्वाह थी।
तो 100 रुपया हमारा कम हुआ। एक व्यक्ति का? नहीं, हमारा जो हमने बांटा ना कैश में से 100 रुपया कम हुआ। जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो एक लेडी टीचर थी, स्कूल टीचर, उसको 100 रुपया ज़्यादा चला गया था, वो वापस कर गई, तो हमारा वो भी बराबर हो गया। तो आफ्टर 18 डेज मुझे एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और एक इंक्रीमेंट मिला कि तुमने ये काम बहुत अच्छी तरह संभाला। अब आप सोचिए कि कितना फ़र्क हो जाता जी, जिसका आपको बिल्कुल अनुभव ही नहीं था जिस कार्य को करने का। हाँ। और कोई साथी भी नहीं उस हाँ। समय पे, सब लोग स्ट्राइक में अंदर हैं, तो बाप दादा हमें। एक तो बाबा ने मुझे बाहर रखा, जी मेरी दिनचर्या नहीं बिगड़ी, है ना, जी ये बहुत बड़ी बात थी। कई ऑफिसर मेरी तरह के 8-10 होते हैं, जी किसी को भी रख सकते थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने समय पर आने जाने का मौका दिया, अपने घर का मैं भोजन खाता था, औरों की हेल्प भी करता था। वो भी मेरे कांटेक्ट में जो नहीं भी थे, तो उनको लगता है ना कि ब्रह्मा कुमार किस तरह बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा। और मैनेजमेंट पर भी बहुत अच्छा असर हुआ, इसने काम ठीक किया, पैसे का ज़रा भी घाटा बाधा नहीं हुआ और सारा अच्छा हो गया। तो ये बाबा की मदद रहती है। तो भाई साहब, इन सब बातों से ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, तो आपको इससे प्रोफेशनली भी कोई मदद मिली, प्रमोशन या वगैरह कुछ? नहीं, उस वक्त तो मुझे उन्होंने इंक्रीमेंट दिया, वो भी बड़ी चीज़ होती है, 18 दिन के अंदर इंक्रीमेंट साल में मिलता है जी। एक्स्ट्रा एडवांस इंक्रीमेंट दिया और एप्रिसिएशन लेटर दिया, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे अपने जॉब के दिनों में 3-4 एप्रिसिएशन लेटर मिले, क्योंकि वो बाबा दिव्य बुद्धि देता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो भाई साहब, ये तो जैसे आपने बताया कई टेस्टिंग टाइम्स में भी बाप दादा की मदद आपको मिलती रही। और जैसे आपने बताया आप ऑलरेडी ऑफिसर थे, फिर जब आपका प्रमोशन हुआ तो उसके बाद में कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के साथ उठने बैठने की और बढ़ जाती है। फिर आपके साथ जो और लोग होते हैं उनका वर्ताव भी, वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं अपने लीडर को। तो अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो भी खाएंगे पिएंगे नहीं। तो प्रमोशन होने के बाद भी क्या आपको कहीं पे कोई टेस्ट फेस करना? ऐसे इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई होंगी, लेकिन एक घटना मुझे याद है जी। वो वाकई जिसको कहते हैं टेस्ट होता है। तो हमारे ऑफिसर बदलते रहते थे, 3-4 साल बाद कोई दूसरा आ जाता था, वो दूसरी जगह चले जाता, एक ही ऑफिसर होता था मेरा बॉस। तो एक बार मेरी प्रमोशन होनी थी, तो प्रमोशन में भी रिकमेंडेशन करता है डिपार्टमेंटल हेड, ये व्यक्ति प्रमोशन के लायक है, आदि आदि। क्योंकि हमारी 8-10 कंपनियां होती हैं, तो हर एक में उसी लेवल के लोगों का लिस्ट आता है, तो लिस्ट के अनुसार फिर वो देखते हैं तो प्रमोशन देते हैं। तो एक बार मेरी प्रमोशन हुई और उसमें मेरे बॉस का हाथ था, क्योंकि उसने मेरे लिए अच्छा लिखा। अच्छा, तो मैं जब प्रमोशन हो गई तो उसको भी ये दिल में रहता था कि ये व्यक्ति चाय नहीं पीता, ये क्या है, कमरे में अपने ऑफिस में जाओ तो अगरबत्ती जलाता है अजीब तरह का व्यक्ति। तो मैं, उसने सोचा मैं आज इसको चाय पिलाकर ही छोड़ूंगा, उसने मन में धार लिया। तो प्रमोशन के 5-4 दिन बाद ही व्यक्ति मुबारक देने भी जाता है, थैंक्स ऐसे करने जाता है। तो उसने मुझे कहा कि आप सुबह ऑफिस खुलते ही आ जाना जी। तो मैं चला गया। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रमोशन में मदद की। कहते ठीक है, आज हम आपको चाय पिलाएंगे और साफ सुथरी चाय पिलाएंगे। बिल्कुल। मैं चुप, मैंने सोचा जब ये देगा तो मैं ना कर दूंगा। अच्छा, तो उनके पास एक स्पेशल, हमारे पास जैसे पियोन होते हैं, एक सीनियर व्यक्ति होता है जिसको जमादार कहते हैं, और उनके ऑफिस में ही चाय का प्रबंध होता है। ऑफिसर्स जो बड़े होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कोई मिलने आता है तो वही चाय बनाता है, बाहर से नहीं लाता, कैंटीन से नहीं लाता। तो उसने उसको बुलाया, वो सफ़ेद वर्दी वाला होता है। देखो भाई, आनंद साहब आए हैं, बिल्कुल साफ, देख लेना, ध्यान रखना, बिल्कुल साफ बड़ी सुथरी चाय लाओ, 2 कप लाओ। वो चला गया। अच्छा, अब वो लेके आया तो उसने कहा पहले मुझे दिखाओ जी। अच्छा, अब देखिए ड्रामा। तो
तो उसने दिखाया तो कप के ऊपर थोड़ा काला काला लगा हुआ था। कहता ये नहीं पिएंगे, जाओ ये बिल्कुल साफ बना के लाओ। अच्छा, वो चले गया। तो ऑफिस थोड़ा शुरू हो गया था, तो एक लॉ ऑफिसर उससे मिलने आ गया, तो बातचीत करने लग गए। तो वो चाय लाया, तो उसने एक मेरे आगे रख दी और एक उस ऑफिसर के आगे रख दी जिसने मंगवाई थी जी। तो मैंने, वो बातचीत कर रहे थे, तो मैंने वो चाय लॉ ऑफिसर की तरफ खिसका दी। वो नेक्स्ट ही मेरे बैठा था जी। और उसने पहले एक घूंट पी लिया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा कि आप बातचीत कर रहे हैं, फिर मैं चलता हूँ। कहता अच्छा। इस प्रकार भी मुझे बाबा ने बचाया। जी, तो युक्ति से कहीं ना कहीं बाबा कोई ना कोई निमित्त बना देता है। टेस्ट भी लेता है जी। लगभग आप सोचिए कि आपको कोई व्यक्ति प्रमोशन दे रहा है जी। और आप उस प्रमोशन देने वाले व्यक्ति को ना नहीं कर सकते, है ना। आम व्यक्ति होता है, सोचता है चलो बाबा को याद करके पी लेंगे। बाबा कहता है, मेरे मन में यही था, बहुत कहेगा तो मैं कहूँगा जी मैं इन कारणों के से नहीं पीता, सफाई वगैरह के, बाहर की सफाई की बात नहीं है। हम लोग अन्न का मन पर असर मानते हैं, बनाने वाले का वाइब्रेशन मानते हैं। हम अपने जिस तरह के मेरे संस्कार हैं उस तरह के संस्कार वाले से हम पी सकते हैं। अब एक जूनियर है, उसके तो अपने संस्कार हैं, बेचारा कई थॉट चल रहे, वो उसमें जाते हैं, तो हम इसलिए नहीं पीते। ऐसे मैं कहने वाला था लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। जी। और आपने वैसा बताया था एक बारी पिछले एपिसोड्स में भी कि एक आपके बॉस थे जो आर्य समाजी थे और वो बहुत आपसे डिबेट भी करते थे और उन्होंने भी आपको देख कर के फॉलो करके, हालांकि वो आपसे सीनियर थे, उन्होंने भी चाय पीना छोड़ दिया बाहर की। नहीं, उसकी ये था कि मैं तो चाय पीता था, वो व्यक्ति को चाय पीने से ही नफरत थी। वैसे ही यही होते हैं बिल्कुल चाय वगैरह नहीं पीते, और उसको ऑफिस में पीनी पड़ती थी शर्म के कारण। सारे इक्वल लेवल के ऑफिसर बैठे हैं। तो वो एक बार मेरे साथ हेड ऑफिस दिल्ली में था, वहाँ गए, हम कार में इकट्ठे गए। तो वहाँ पर बड़ी मीटिंग थी जिसमें अन्य कंपनियों के मैनेजर वगैरह भी आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता, बड़ी मीटिंग थी। अब वहाँ मैं तो पक्का था, तो वो चाय वगैरह बांटने आए। काफ़ी लंबा बोर्ड था मीटिंग का। तो मुझे बोले आप तो चाय पीते नहीं, मेरा भी दिल नहीं करता चाय पीने का, है, पर मैं क्या करूं। अभी वो ला रहे थे टर्न में, तो मैंने कहा जी आप मत पियो, मैं भी तो नहीं पीता। कहते हैं फिर वो ऐसा होता है ना। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप वो शराब पी रहे हैं और आपको शराब पीने को कहते हैं पियोगे, कहता नहीं मैं कैसे पीऊँगा। तो मैंने कहा अब यही समझ लो कि भाई मैंने जो नहीं पीना तो नहीं पीना। तो अब वो जब लाए मैंने तो ऐसे कर दिया, उसने कहा मैं भी नहीं पीऊँगा। अच्छा, तो जो चेयरमैन था उसने कहा अच्छा आप गुरु चेला दोनों एक जैसे हो गए, मतलब ये भी एक घटना हुई थी। जी। हिम्मत आने से व्यक्ति अपने उसको रियलाइज़ करने से कर सकता। तो बाबा जो कहते हैं कि हमारी चाल चलन से, हमारी दृढ़ता से दूसरों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो संस्कार, हम भले ज्ञान वो नहीं सुन रहे लेकिन वो संस्कार कहीं ना कहीं उनको सूक्ष्मता से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब देखिए ना, वो जो ऑफिसर था उसने समझा कि सफाई नहीं होती बाहर की चीज़ें खाने में, इसलिए शायद नहीं पीते, स्वच्छता। तो वो उसको यही कह रहा था कि भाई तुम अच्छी तरह बना के लाओ, और कुदरती वहाँ एक जैसे प्रहलाद का दिखाते हैं ना, तो एक छोटा सा काला वो था। तो कहने का भाव ये आप अपने असूल पर पक्के रहे और आपको बहुत शक्ति मिलती है। दुनिया के अंदर भक्ति के जो भगत होते हैं, पक्के भगत, वो भी कोई व्रत ले लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें बाधा ज़रूर कुछ आएगी, लेकिन वो उस पर खड़े रहते हैं। चाहे एक दिन का ही व्रत लें तो उनको बड़ी शक्ति मिलती है। कई मौन व्रत रखते हैं मान लो, वैसे तो मन का मौन होना चाहिए कि व्यक्ति थोड़ा बोले, लेकिन वो खास एक दिन का रखते हैं, उनको कितनी शक्ति मिलती है। लिख के बात करते हैं, थोड़ा बोलते हैं, वो लिख के तो इशारे से, तो उस दिन के बाद उसमें देखिए उसको कितनी शक्ति फील होती है। मैंने मौन व्रत रखा, क्योंकि है तो सही ना, ये बात है। तो भाई साहब, बाबा ने तो हमें बताया है ज्ञान का बल, योग का बल, धारणाओं का भी बल है, और बाप दादा की मदद केवल हमें ज्ञान की, योग की और सेवा क्षेत्र में नहीं, लेकिन
हमने जो धारणाएं करने का सोचा है बाप दादा उसमें भी हमें मदद करते हैं। तो ये मैं आज हमने भाई साहब के द्वारा जो जाना, इससे हम सबको ये प्रेरणा मिली कि यदि हमने कोई धारणा बना रखी है, फिर भले ही हम समर्पित जीवन में हो या लौकिक अलौकिक को बैलेंस करके चल रहे हैं, बाप दादा की मदद हम सबको खुले रूप से प्राप्त हो रही है। लेकिन हम जितना अपनी धारणाओं पे, अपने नियमों पर, अपनी मर्यादाओं में अडिग रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, उतना ही हम बाप दादा की मदद को ड्रॉ कर सकते हैं। और जो सहयोगी नहीं भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें सहयोग उनको देना ही होता है, वो दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन भी बाप दादा की मदद से अपने लिए भी संवरता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तो भाई साहब, आपने हमारे बीच में अपने उन जीवन के पहलुओं को भी स्पष्ट दर्शाया जो आपके निजी लाइफ से संबंधित थे, और कैसे बाप दादा की मदद आपको वहाँ भी प्राप्त होती रही। इसके लिए आपका बहुत बहुत जो हमारे से पहले वाले बाबा के बच्चे आदि रतन कहते हैं जी, उनमें एक भाव विश्व किशोर थे जिन्होंने बाबा के साथ ही ये ईश्वरी जीवन अपनाया। वो अपने साथ किट लेके चलते थे, एक थैले में स्टोव लेके चलते थे, और वो जहाँ ज़रूरत पड़े खुद ही चाय बना ले। अब मुझे याद आया, वो ये ऐसे पक्के थे जी। हाँ। अभी भी भाई साहब बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के जो कहीं भी जाते हैं तो अपना राइस कुकर, छोटा सा आजकल तो आ जाता है इलेक्ट्रिक प्लेट आ जाती है, सब लेके चलते हैं। हमारी बहनें, टीचर बहनें पार्टियां लाती हैं तो पूरा प्रबंध करके आती हैं। जिस स्टेशन पे थोड़ी गाड़ी ज़्यादा रुकती है, बाहर जला करके, और चीज़ें भी ऐसी ऐसी जग में बनी हुई हैं जिसको कोकी कहते हैं फॉर एग्जांपल, वो आपकी 15 दिन चल सकती है। तो मैं तो देश विदेश में घूमा हूँ, इस प्रकार के खाने की चीज़ें भी होती हैं, सूखी चीज़ें भी होती हैं, फल होते हैं। अगर कोई नियम को पालन करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे छुड़वा। आपने शुरुआत में कह दिया था, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और इसी के साथ में हम भाई साहब का शुक्रिया करते हैं, और ज़रूर ये विल अपने अंदर हम सदा जागृत रखेंगे, तभी हमको बाप दादा की मदद मिल पाएगी। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।